नमस्कार। शक्ति यानी पावर की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है कि सबसे बुरी हार वो नहीं होती जब लोग आपसे नफरत करें, बल्कि वो होती है जब लोगों को फर्क ही ना पड़े कि आप हैं भी या नहीं। अनदेखा किया जाना, गुमनाम हो जाना। मुझे लगता है कि ये डर हम सबके अंदर कहीं ना कहीं रहता है। और यही डर रॉबर्ट ग्रीन की जो मशहूर और काफी विवादास्पद किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, उसके सबसे दिलचस्प नियमों में से एक की जड़ है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। नियम नंबर 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। ये नियम सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। हर कीमत पर मतलब क्या सच में किसी भी तरह का ध्यान बुरे ध्यान से बेहतर है? आज की दुनिया में जहां हर कोई पहले से ही चीख रहा है, क्या ये सलाह काम की है या फिर तबाही का नुस्खा? हाँ, और हमारे पास इस किताब के विश्लेषण और कुछ आलोचनात्मक लेख भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस नियम में कितना दम है। तो इस नियम के मूल सिद्धांत से शुरू करते हैं। किताब का जो तर्क है वो बहुत साफ है। दुनिया में चीजों को उनकी असलियत से नहीं, उनके दिखावे से परखा जाता है। जो चीज दिखाई नहीं देती, जो सुनी नहीं जाती, उसकी कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल। भीड़ में गुम हो जाना शक्तिहीन होने की पहली निशानी है। आपको सबसे अलग चमकना होगा, ऐसा कि लोगों की नजर आप पर टिक जाए। इसे ऐसे समझिए कि शक्ति एक सामाजिक खेल है ना? और किसी भी खेल में अगर खिलाड़ी मैदान पर दिखाई ही ना दे, तो वो खेल का हिस्सा कैसे हो सकता है? ग्रीन कहते हैं कि आपको एक चुंबक बनना होगा जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपके हुनर, आपकी मेहनत, सब कुछ अंधेरे में रह जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जिसका जिक्र हमारे शोध बार बार करते हैं, वो हैं महान शोमैन पीटी बार्नम। हाँ, पीटी बार्नम। उनके बारे में सिर्फ ये कहना कि वो ध्यान खींचना जानते थे, ये तो काफी नहीं होगा। वो तो क्या कहते हैं, इसके उस्ताद थे। सही कहा। बार्नम के बारे में एक मशहूर किस्सा है फिजी महमेद का। उन्होंने एक जलपरी का प्रदर्शन किया जो असल में एक बंदर के ऊपरी धड़ को एक मछली की पूंछ से सिलकर बनाया गया था। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। हाँ, ये देखने में अजीब और भद्दा था, लेकिन बार्नम ने इसे इतने रहस्य और सनसनी के साथ पेश किया कि भीड़ उमड़ पड़ी। लोग जानते थे कि ये शायद नकली है, वैज्ञानिक इसकी आलोचना कर रहा था, लेकिन हर कोई इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। सच क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये था कि कहानी कितनी दिलचस्प है। एग्जैक्टली। बार्नम ने साबित कर दिया कि विवाद और जिज्ञासा ये सच्चाई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ताकतें हैं। उन्होंने समझ लिया था कि लोग मनोरंजन चाहते हैं, वो साधारण चीजों से ऊब जाते हैं, उन्हें कुछ असाधारण चाहिए, भले ही वो बनावटी हो। बार्नम के लिए किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी थी, क्योंकि वो लोगों को उनके सर्कस तक खींच लाती थी। ये तो कमाल है। और जब मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूँ, तो आज का सोशल मीडिया का दौर वो आंखों के सामने आ जाता है। ये तो बार्नम का सर्कस ही है, बस एक बहुत बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। हर कोई एक फीजी मोमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई विवादित बयान देकर, कोई अजीबोगरीब वीडियो बनाकर। मकसद सिर्फ एक ही है, ध्यान खींचना। हाँ, और ये आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर है, हर किसी के पास अपनी आवाज है। इस शोर में अगर आपको सुना जाना है, तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। एक मजबूत पर्सनल ब्रांड जो लगातार लोगों का ध्यान खींच सके, वो आपको ज्यादा अवसर और प्रभाव दिला सकता है। तो डिजिटल दुनिया में गुमनामी सचमुच एक तरह की मौत है। हाँ, ठीक है, तो मान लिया कि ध्यान खींचना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि ये किया कैसे जाए? क्या इसके लिए हमेशा बार्नम की तरह कोई तमाशा ही करना पड़ता है? किताब में कुछ और तरीके भी बताए गए हैं। हाँ, किताब कुछ रणनीतियों पर बात करती है। एक है अपने नाम को किसी सनसनी या स्कैंडल से जोड़ना। ये सुनने में बहुत जोखिम भरा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का तर्क ये है कि बदनामी भी एक तरह की प्रसिद्धि है। शुरुआत में कोई भी पहचान न होने से बेहतर है कि आपकी एक नकारात्मक पहचान हो। कम से कम लोग आपका नाम तो जानेंगे। बाद में आप उस छवि को बदल सकते हैं, लेकिन पहले आपको खेल में शामिल तो होना पड़ेगा। ये तो बहुत ही मैकियावेलियन सोच है कि पहले बदनाम होकर मशहूर हो जाओ, फिर बाद में अपनी छवि सुधार लेना। लेकिन मुझे दूसरा तरीका ज्यादा दिलचस्प लगा, रहस्य का माहौल बनाना। और ये ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका है। ज्यादातर लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं।
वो क्या सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, सब कुछ साफ पता चल जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन ग्रीन का सुझाव है कि आप ऐसा न बने। कम बोलें, अपनी योजनाओं का खुलासा न करें, कभी-कभी जानबूझकर थोड़ी अटपटी या अस्पष्ट बातें करें। और इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि आप लोगों के लिए एक पहेली बन जाते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके शब्दों का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, आपके अगले कदम का अंदाजा लगाते हैं। इस प्रक्रिया में वो अनजाने में आपको अपने दिमाग में एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली जगह दे देते हैं। आपकी मौजूदगी ज्यादा वजनदार महसूस होने लगती है। ये बात मुझे उन कुछ टेक सीईओज की याद दिलाती है जो हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं या सालों में एक आध इंटरव्यू ही देते हैं। वो जानबूझकर अपनी एक रहस्यमयी छवि बनाते हैं। इससे जब भी वो कुछ कहते हैं तो दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द बहुत सोचा समझा हुआ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करने के बारे में है। आप जितनी कम जानकारी देते हैं, आपकी दी हुई जानकारी की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। लोग आपकी चुप्पी को गहराई और बुद्धिमानी समझने लगते हैं, भले ही आप सिर्फ चुप हो। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है, जहां आप दूसरों की कल्पना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रहस्य वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ये उल्टा पड़ सकता है। आजकल तो हर कोई पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी की मांग करता है। अगर आप ज्यादा रहस्यमयी बनेंगे तो लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे? हाँ, उन्हें लगेगा कि आप कुछ छिपा रहे हैं, कि आप धोखेबाज हैं। एग्जैक्टली। और यहीं पर हम इस नियम की सबसे बड़ी आलोचना पर आते हैं। हमारे पास जो एक आलोचनात्मक स्रोत है, Why 48 Laws of Power Fails, वो इसी बात पर जोर देता है। लेखक का साफ कहना है, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें और आप एक ध्यान के भूखे, असुरक्षित इंसान बनकर रह जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आप ध्यान खींचने के इतने आदी हो जाते हैं कि ये आपकी जरूरत बन जाती है। बिल्कुल। और आलोचक का तर्क है कि ये नियम शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए काम कर जाए, लेकिन ज्यादातर पेशेवर लोगों के लिए या कॉर्पोरेट दुनिया में ये आत्मघाती हो सकता है। जब आप लगातार स्पॉटलाइट में रहने की कोशिश करते हैं, तो आप पर स्क्रूटनी यानी जांच बहुत बढ़ जाती है। आपके हर कदम, हर शब्द को बारीकी से देखा जाता है। और इसका मतलब है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। साथ ही आपकी पैंतरेबाजी करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जब सबकी नजरें आप पर हों तो आप चुपचाप अपनी रणनीति पर काम कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा एक तरह के दबाव में रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो आलोचक उठाते हैं वो है इस नियम का किताब के दूसरे नियमों से टकराव। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। जैसे नियम नंबर 3 कहता है, अपने इरादे छिपाएं। ये तो बड़ी उलझन वाली बात हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्टेज पर चढ़कर सबके सामने जोर जोर से नाचो ताकि सब तुम्हें देखें, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा अगला डांस स्टेप क्या होगा। ये कैसा मुमकिन है? यही सवाल आलोचक भी पूछते हैं। अगर आप हर समय ध्यान का केंद्र बने हुए हैं, तो आप अपने असली इरादे कैसे छिपा सकते हैं? इसी तरह नियम 24 है, एक आदर्श दरबारी की तरह व्यवहार करें। ये नियम विवेक, सावधानी और कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करने की सलाह देता है। ये तो नियम 6 का बिल्कुल उल्टा है। एकदम उल्टा। तो एक तरफ किताब कहती है कि शेर की तरह दहाड़ो, और दूसरी तरफ कहती है कि लोमड़ी की तरह चालाक और शांत रहो। ये तो पाठक को उलझा कर रख देगा। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि इन नियमों को आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता। यही असली समझ है। संदर्भ ही सब कुछ है। शक्ति का खेल शतरंज जैसा है। कभी-कभी आपको एक साहसिक कदम उठाकर सबको चौंकाना पड़ता है, और कभी-कभी आपको चुपचाप एक छोटे से प्यादे को आगे बढ़ाना होता है। ये जानना कि कब कौन सा नियम इस्तेमाल करना है, यही असली कला है। सिर्फ ध्यान खींचने पर अड़े रहना आपको एक अनुभवहीन और मूर्ख खिलाड़ी बना सकता है। तो फिर हम इसे कैसे समझें? क्या ये नियम बेकार है या हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ ये सच है कि अनदेखा किया जाना आपको शक्तिहीन बनाता है। अगर दुनिया को पता ही नहीं कि आप मौजूद हैं, तो वो आपके प्रभाव में कैसे आएगी? सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान के लिए बेताब दिखना आपको हताश और अविश्वसनीय बना सकता है। यहाँ पर एक ज्यादा गहरी समझ की जरूरत है, जो हमारे स्रोत बताते हैं। असल खेल सिर्फ ध्यान खींचने का नहीं है, बल्कि ध्यान की अर्थव्यवस्था को समझने का है। ध्यान की अर्थव्यवस्था एक दिलचस्प फ्रेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी रेप्यूटेशन को अपनी करेंसी या पूंजी की तरह देखें।
हर बार जब आप ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई काम करते हैं तो आप इस पूंजी को या तो कमा रहे होते हैं या खर्च कर रहे होते हैं। अच्छा। पीटी बानम ने जब फीजी मर्मेड का तमाशा किया तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को एक महान शोमैन के रूप में बढ़ाया। भले ही आलोचकों ने उन्हें धोखेबाज कहा, उनका ध्यान उनकी ब्रांडिंग के हिसाब से सही था। और अगर कोई आज बिना सोचे समझे कोई विवाद खड़ा कर दे तो वो शायद अपनी प्रतिष्ठा की करेंसी को खर्च कर रहा है और शायद दिवालिया भी हो जाए। बिल्कुल, यही बात हमें नियम नंबर 5 की याद दिलाती है, अपनी प्रतिष्ठा की जान की तरह रक्षा करें। इसका मतलब ये है कि नियम 6 को हमेशा नियम 5 की सेवा में काम करना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा ध्यान आकर्षित करना होना चाहिए जो आपकी बनाई हुई प्रतिष्ठा को और मजबूत करे, उसे तोड़े नहीं। तो ये सिर्फ शोर मचाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये रणनीतिक रूप से अपनी छवि को घड़ने के बारे में है। ध्यान एक साधन है, अपने आप में मंजिल नहीं। तो संतुलन जरूरी है, साहस और विवेक के बीच का संतुलन। आपको ये पता होना चाहिए कि कब एक बड़ा साहसिक कदम उठाना है जो सबकी नजरें आप पर ले आए, और कब शांत रहकर पर्दे के पीछे से काम करना ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, और ये संतुलन आपकी स्थिति, आपके लक्ष्य और आपके माहौल पर निर्भर करता है। एक कलाकार या एक स्टार्टअप के संस्थापक के लिए शायद शुरुआत में थोड़ा ज्यादा शोर मचाना जरूरी हो, लेकिन एक बड़ी कंपनी के सीईओ या एक राजनेता के लिए विवेक और सावधानी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। शक्ति का असली खिलाड़ी वो नहीं जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहता है, बल्कि वो है जो स्पॉटलाइट को अपनी मर्जी से चालू और बंद कर सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि नियम 6 का जो मूल सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है। दृश्यमान और यादगार बनना जरूरी है, क्योंकि गुमनामी आपको शक्तिहीनता की ओर ले जाती है। अगर आप दुनिया पर कोई असर डालना चाहते हैं तो दुनिया को पहले ये जानना होगा कि आप हैं